कहाँ तक हो गया था? पीसीआर स्टार्ट किया था, राइट? सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसीजर, amplification of desired gene by PCR. PCR, a technique invented by Kary Mullis. कुछ इनिशियल पार्ट तो बता चुका था पीसीआर, किस तरह से कैरी मुलिस ने सेल में होने वाले नेचुरल रिप्लिकेशन को पीसीआर में कन्वर्ट किया है। पीसीआर इज एक्चुअली एन इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, और सेल के रिप्लिकेशन से पीसीआर के रिप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है, कुछ ध्यान है? क्या क्या चेंजेस किए थे उन्होंने? सबसे पहले तो बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखोगे तो इजी रहेगा। सबसे पहले रिप्लिकेशन में स्टार्ट में क्या होता है? सबसे पहले अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग होती है ना, तो सेल में अनवाइंडिंग एंजाइम से होती है। हेलिकेज पीसीआर में किससे होती है? टेम्परेचर से होगी, ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा, और आगे चलें, अनवाइंडिंग वहाँ पर ग्रेजुअल होती है, धीरे 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 धीरे, यहाँ पूरी एक साथ होगी टेम्परेचर से। तो इसका फ़ायदा और क्या हो गया? ओकाज़ाकी सेगमेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। प्राइमर यूज़ होंगे, प्राइमर दोनों में लगते हैं, लेकिन सेल में प्राइमर कौन सा? आरएनए का, पीसीआर में प्राइमर डीएनए का, ठीक है। और इन सब के अलावा एंजाइम, पीसीआर में जो एंजाइम यूज़ होता है, होता तो वो भी डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन वो नेचुरल नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं है। वो कैसा है? हीट रेजिस्टेंट पॉलीमरेज, जो हाई टेम्परेचर पर काम कर ले, थर्मोस्टेबल एंजाइम। और वो मिला था उनको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, जिसका नाम रखा गया टेक पॉलीमरेज या टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो अब सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन लेता है पीसीआर किस पर बेस्ड है? तो ध्यान रखना, पीसीआर इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, ये दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो कॉर्नबर्ग वाला एक्सपेरिमेंट जो था, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। पीसीआर किस किस पर बेस्ड है? तो पहली चीज आएगी इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। डीएनए के टेम्परेचर से डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन होने की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन एंड इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, इन दो चीजों पर पूरा पीसीआर चलता है। पीसीआर मशीन में इस तरह की छोटी छोटी सी टेस्ट ट्यूब लाइक ट्यूब्स होती हैं, जिसमें कैप भी होता है, ये कैप लाइक ट्यूब होती है। इसी के अंदर सारा मटेरियल लिया जाता है। इन ट्यूब्स को कहा जाता है एपेंड्रॉफ ट्यूब्स, ये लैब के नाम है, और बायोटेक के एक्सपेरिमेंट जनरली इसी तरह की छोटी छोटी ट्यूब्स में होते हैं, इनको बोलेंगे एपेंड्रॉफ ट्यूब। इसी में सारी चीज़ें मिला के इसको बंद करके मशीन में लगा दिया जाता है। इसके अंदर कॉर्नबर्ग की तरह वो सारी चीज़ें ली जाएंगी जो कि डीएनए फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। अब जैसे क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो इसमें चाहिएगा डीएनए, जिसकी हमें कॉपी करनी है, डीएनए मॉलिक्यूल। हालांकि कॉर्नबर्ग ने तो डीएनए का एक स्ट्रैंड डाला था, पीसीआर में हम पूरा डीएनए डालेंगे, डबल स्ट्रैंडेड टुकड़ा, जिसकी हमें कॉपी करनी है। फिर इसमें हमें एक एंजाइम चाहिएगा, एंजाइम कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। प्राइमर यूज करेंगे, और प्राइमर भी कौन से? डीएनए प्राइमर। डीएनए के बने हुए प्राइमर यूज होंगे, एंजाइम यूज होगा। और इसके अलावा डीएनए बनाने में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ भी सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएंगे अच्छी खासी क्वांटिटी में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड? नाम बता सकते हो? ये जो नाम रहेंगे न्यूक्लियोटाइड के, DATP, DGTP, DCTP, TTP, ये सारे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड थे, अगर रिप्लिकेशन याद हो तो। ये सब हमने इस ट्यूब में डाला और इसको मशीन में लगा दिया जाता। हाँ, इन सब में पॉलीमरेज एंजाइम थोड़ा सा स्पेशल है।
This polymerase enzyme is a special type of heat resistant or you can say thermostable enzyme obtained from thermophilic bacteria. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो नेचुरल हॉट वाटर में मिल जाते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. इसमें आपको एंजाइम के नाम याद रखने हैं, एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन वन इज टेक पॉलीमरेज. टेक पॉलीमरेज ये एक बैक्टीरिया से मिला था. इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम टेक पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. इसका नाम टेक जो रखा है वो भी इसी तरह से रखा है, टी फॉर थर्मस, ए क्यू फ्रॉम एक्वेटिकस. हालांकि ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, बट तब भी इसका नाम इसी तरह से दिया गया है. टेक पॉलीमरेज अपनी बेस्ट एफिशिएंसी 72 डिग्री पर शो करता है. बेस्ट एफिशिएंसी एट 72 डिग्री. बाकी ये 98 डिग्री 100 डिग्री तक भी मेंटेन रहता है. मेनली यही एंजाइम काम आता है. एंजाइम हालांकि और भी हैं. टेक पॉलीमरेज पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है नाम एंजाइम का, बैक्टीरिया का नाम. जैसे इसके अलावा एक और होता है पी फ्लू पॉलीमरेज, और एक होता है वेंट पॉलीमरेज. ये दो और एंजाइम है, ये भी हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है, इनको भी यूज कर सकते हैं. ये अलग अलग बैक्टीरिया से मिले हैं. पी फ्लू पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम Pyrococcus fluoriosus and Vent polymerase obtained from Thermococcus littoralis. So enzymes name and their bacteria name. Take polymerase, P-flu polymerase and Vent polymerase, Thermus aquaticus, Pyrococcus fluoriosus and Thermococcus littoralis बैक्टीरिया, ये सब थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं, इनसे ऑब्टेन किए गए. अब इसके बाद पीसीआर का प्रोसेस देखते हैं. पीसीआर इज ए साइक्लिक प्रोसेस. इट्स अ 3-स्टेप थर्मल साइकिल. थर्मल साइकिल इन द सेंस कि यहाँ जो भी चेंजेस हैं वो टेम्परेचर के बेस पर होंगे. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, सारा काम टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है. और थर्मो रेगुलेशन को हम मशीन से रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए पीसीआर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना और कम करना जो है आराम से हीटिंग एलिमेंट होते हैं जिससे मैनेज किया जा सकता है. तो पीसीआर में हमेशा 3 स्टेप रहती हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन. ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे. 94 डिग्री के आसपास डीनेचुरेशन है, 54 डिग्री के आसपास एनिलिंग है और 72 डिग्री पर होगा एक्सटेंशन. 94, 54, 72. पीसीआर अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस, 3-स्टेप प्रोसेस. इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझ सकते हैं. देखिए, मान लीजिए ये डीएनए है जिसकी हमें कॉपी करनी है. ये हमने डीएनए लिया और ये जो इपिन ड्रॉप ट्यूब्स होती हैं इसमें हमने अपने डीएनए ले लिया इस ट्यूब में. अब मशीन में क्या होता है, टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज किया जाता है. टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा कहाँ तक, 94 डिग्री. तो 94 डिग्री तक जैसे टेम्परेचर ले जाएंगे 94, 95 डिग्री, तो दोनों स्ट्रैंड
एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस काम को क्या बोलेंगे? तो 94 डिग्री पर तो कौन सी स्टेप हो गई? डीनेचुरेशन। दोनों अलग अलग हो गए, अनवाइंडिंग की जरूरत नहीं, एक साथ अलग कर दी। अब टेम्परेचर को थोड़ा सा रिड्यूस करके 54 डिग्री पर लाते हैं। 54 डिग्री। 54 डिग्री इज द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द बाइंडिंग ऑफ प्राइमर। 54 डिग्री पर प्राइमर आकर अटैच होता है। प्राइमर साथ में डाल तो रखा ही है, 54 डिग्री पर लगेगा, प्राइमर की पेयरिंग होगी। तो टेम्पलेट के कौन से एंड पर प्राइमर आके जुड़ता है? 5 एंड या 3rd एंड? मतलब यहां प्राइमर लगाऊं या यहां लगाऊं? नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनाना है? 5 to 3। तो 5 to 3 बनाने के लिए टेम्पलेट तो 3 to 5 लेना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ आके जुड़ेगा प्राइमर, और प्राइमर का भी अपना डायरेक्शन होगा 5 to 3। ऐसे जुड़ेगा ये। तो इधर 3rd एंड पर तो इधर भी एक प्राइमर लगेगा, दोनों तरफ 3rd एंड पर प्राइमर अटैच होगा। दिस इज डीएनए प्राइमर। 3rd एंड पर डीएनए प्राइमर जुड़े। प्राइमर अटैचमेंट इज कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग वर्ड का मीनिंग होता है पेयरिंग। तो प्राइमर की क्या कर रहे हैं अपन? पेयरिंग। प्राइमर जुड़ेगा। अब इस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा करके 72 डिग्री करेंगे। 72 डिग्री जो है ये इस एंजाइम की वर्किंग का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। अब इस 72 डिग्री पर ये एंजाइम टेक पॉलीमरेज काम करेगा और प्राइमर से आगे डीएनए एक्सटेंड करेगा। प्राइमर तो है ही, प्राइमर के आगे डीएनए बढ़ाएगा, इसलिए इस स्टेप को हमने क्या बोला है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? ये यहाँ से आगे इसको स्टार्ट तो मिल ही गया है, अब ये एक्सटेंड होगा इस तरह से आगे तक। ये इधर से एक्सटेंड होगा ऐसे, तो ये एक्सटेंड होगा और पूरा नया स्ट्रैंड पुराने स्ट्रैंड के सामने बन जाए, ये ऐसे बनेगा। ये 3rd स्टेप हो जाएगी एक्सटेंशन। 94, 54, 72। अब देखो इन 3 स्टेप के इस प्रोसेस में हमने शुरू में लिया था 1 डीएनए मॉलिक्यूल, अब कितने हो गए? 2 हो गए। क्वांटिटी हर बार डबल होगी। अब फिर से साइकिल ऑटोमेटिकली रिपीट होगी। उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ा के कितना करेंगे? 94 डिग्री। अगेन द सेम प्रोसेस विल रिपीट इन ए साइक्लिक मैनर। 94, 54, 72, फिर 94, 54, 72 लगातार चलता जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल रेगुलरली चलती रही। आपको बोर्ड एग्जाम में भी पीसीआर पर अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। प्रॉपर वे में इसके एंजाइम्स और इसकी पूरी साइकिल बतानी है। तो 94, 54 एक तो तीनों स्टेप, ये डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना, इनके टेम्परेचर, तीनों स्टेप के नेम और किस स्टेप में क्या काम हो रहा है। इस साइकिल को पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर एक नॉर्मल रेंज का डीएनए अगर है तो एक स्टेप में एवरेज 5 to 7 सेकेंड्स लगते हैं एक स्टेप में। मतलब 15-20 सेकेंड में एक साइकिल हो जाती है। जो भी टाइम लगना थोड़ा बहुत वो टेम्परेचर को अप डाउन करने में लगना है। एंजाइम तो बहुत रैपिडली काम करती है, मतलब आराम से 1 मिनट में 2 to 3 साइकिल्स भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल गेट डबल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच साइकिल। 1 था 2 हो गए, 2 को लेकर चलोगे 4 हो जाएंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16। एवरी टाइम डीएनए डबल होगा। तो आप देखो कुछ ही साइकिल्स के बाद आपके पास हजारों डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और इसीलिए विद इन फ्यू मिनट्स आप डीएनए के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और वो भी एग्जैक्ट सेम बनेंगे। प्राइमर हटाने की भी जरूरत नहीं है, डीएनए प्राइमर ही रहेगा। समझ गए? ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डबल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच साइकिल। और क्योंकि हर बार डबल होता है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट हो सकता है। यू कैन हैव ए फॉर्मूला 2 to the power n। कितनी साइकिल के बाद कितने डीएनए मिलेंगे? नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर n नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी 2 to the power n। इससे आपको ये भी कैलकुलेशन, अब क्या है, हमें नंबर ऑफ साइकिल्स पता करनी होती है कि अगर हमें
मान लीजिए 1,00,000 डीएनए चाहिए तो कितनी साइकिल्स रन करें, इस तरह से नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट कर सकते हो 2 to the power n से। तो उससे क्या फायदा है कि आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पता चल जाएगी, तो उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स आप इस मशीन में फीड कर दीजिए। तो ये मशीन ऑटोमेटिक सिस्टम है, जितनी साइकिल आपने फीड करी है उतनी बार साइकिल रन होगी और उसके बाद में ये अपने आप रुक जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है और पूरा काम ऑटोमेटिक वे में चलेगा। और साइकिल नंबर कैलकुलेट हम फार्मूला 2 to the power n से करेंगे। सपोज we need 32 DNA molecule from a single DNA, how many cycles we required? तो आपको अगर मान लीजिए एक DNA से 32 DNA बनाने हैं तो 5 साइकिल, n की वैल्यू क्या रखोगे कि 32 आ जाए, 2 to the power 5 कर दो 32, तो 5 साइकिल्स चलानी पड़ेंगी। आप इस तरह से नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर की ये स्टेप्स ध्यान रखनी है, एंजाइम ध्यान रखना, बाकी बेसिक प्रोसेस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स डीएनए रिप्लिकेशन, ये छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। तो हमारे इस पूरे बायोटिक एक्सपेरिमेंट में पीसीआर का बड़ा रोल है। हम अपने डिजायर्ड जीन को, इवन वेक्टर को, सबको हम पीसीआर से ही एम्पलीफाई करें। तो पहली स्टेप में हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया, वेक्टर सेपरेट किया। अब दूसरी स्टेप में इन दोनों को हमने क्या करा, एम्पलीफाई, नंबर बढ़ा लिया। अब हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में डिजायर्ड जीन भी हैं और वेक्टर भी हैं। तो अगला काम हमें क्या करना चाहिए, अब इन दोनों को जब कंबाइन करके क्या बनाएं, आरडीएनए बनाएंगे। तो प्रोसीजर की अगली थर्ड स्टेप आती है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। कहाँ पर, तो जब तक डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे एनीलिंग कहाँ से कर दो, सेपरेट होने के बाद करना पड़ेगा ना। ठीक है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड है तो फिर प्राइमर कहाँ लगेगा, पहले दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए। अच्छा, एनसीईआरटी में भी इस स्टेप को मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ए और बी दोनों पार्ट मार्क कर लिए थे अपन, बुक भी निकालो साथ में, पेज नंबर 202। आपको पीसीआर वाली स्टेप एक साथ ही मिलेगी पूरी। 202 पर आपको एक स्टेप मिलेगी, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, लिखा हुआ है। जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स डिजायर्ड जीन। तो ये इस जगह आप मार्क कर लीजिए, स्टेप नंबर 2। अपनी नंबरिंग चलनी दीजिए, 1 हो गया था, अब इसको 2 लिखेंगे, ये सेकंड स्टेप रहेगी अपनी। ओके, ये नीचे आपको डायग्राम भी दिख रहा है, यही डायग्राम ऑब्जेक्टिव में आ भी चुका है, ध्यान रखना पूरा डायग्राम। और उसके बाद थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ और होगा जिसमें थोड़ा बहुत डिटेल दे रखा है, इसको आप आराम से पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो पीसीआर का ये पूरा स्टेप एक साथ ही है, ये सेकंड स्टेप आपको हो जाएगा बुक में ना। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए बनाना है, तो आरडीएनए बनाने में हमें अगर दोनों को जोड़ना है तो पहले तो काटना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, वेक्टर के अंदर अपना डिजायर्ड जीन जोड़ना चाह रहे हैं, तो वेक्टर को काटेंगे तब जाके उसमें जीन लगा पाएंगे। तो इसलिए आरडीएनए बनाने का पहला काम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए में डिजायर्ड जीन एंड वेक्टर डीएनए। Desired gene and vector DNA both are cut by same restriction endonuclease enzyme. Same restriction endonuclease enzyme. आरडीएनए बनाने की पहली बेसिक ज़रूरत यह है कि दोनों को सेम एंजाइम से कट करेगी। बोथ आर कट बाय एंजाइम। क्यों सेम एंजाइम से कट करेंगे, रीज़न, हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूजुअली वो लेते हैं जो ऑब्लिक कट करते हैं। तो ऑब्लिक कट करने में क्या होता है, कुछ फ्री एंड्स, स्टिकी एंड्स बनते हैं। तो जब ऑब्लिक कट करेंगे फ्री एंड्स बनेंगे, और अगर आप दोनों को सेम एंजाइम से काटोगे तो क्या फायदा होगा, दोनों के फ्री एंड्स क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, तो जोड़ना इजी हो जाएगा। इसलिए ये मैंडेटरी है कि दोनों को सेम एंजाइम से ही कट करना है, सेम एंजाइम, सो दैट
their free ends should be complementary. तो इनके फ्री एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री रहें, इसके लिए इनको सेम एंजाइम से कट करेंगे. तो डिजायर्ड जीन और आरडीएनए दोनों को सेम एंजाइम से काटेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड रहेंगे. अब इसके बाद में दोनों को मिक्स करेंगे, बोथ आर मिक्स्ड, एंड लाइगेज एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम कौन सा, तो लाइगेज एंजाइम ऐड करेंगे. लाइगेज इनको जोड़ेगा और आरडीएनए बनाएगा. लाइगेज विल join both of them and forms RDNA. लाइगेज दोनों को जोड़ के आरडीएनए बना देंगे. आरडीएनए बनाने की फंडामेंटल स्टेप बड़ी सिंपल है. दोनों को सेम एंजाइम से कट करना है, फिर दोनों को मिलाकर लाइगेज ऐड करना है, लाइगेज दोनों को जोड़कर आरडीएनए बना देंगे. सेम एंजाइम से कट करने से फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो जॉइनिंग इजी हो जाती है. ठीक है. अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा लेंगे? विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी यूज्ड? इट इज डिसाइडेड फ्रॉम डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए. हम कौन सा एंजाइम लें ये किससे तय करें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो बहुत सारे हैं, रैंडमली किसी को ले लें क्या? तो हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे ये किसके बेस पे तय करें? डिजायर्ड जीन से या वेक्टर से? अब एक बात इसमें और ध्यान रखना, यहाँ लिखने का मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब आप याद कीजिए, हम अपने डिजायर्ड जीन को तो एक एंजाइम से कट करके ही तो निकाल के लाए. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन पढ़ा था ना, उसमें डिजायर्ड जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के तो निकाला है. तो अब आपको दोबारा कट नहीं करना है. यहाँ लिखते जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिजायर्ड जीन को फिर से किसी एंजाइम से काट रहे हैं. डिजायर्ड जीन तो ऑलरेडी एक एंजाइम से कट करके ही लाए. अब आपको सिर्फ ये करना है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डिजायर्ड जीन निकाला था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को काट लो. हो गया ना सेम एंजाइम से कटिंग. समझ गए ना? तो यहाँ पर लिखे से रहे, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि डिजायर्ड जीन को फिर से काटेंगे. ऑलरेडी कट करके लाए हैं अपन. बस आपको करना ये कि जिस एंजाइम से डिजायर्ड जीन ऑब्टेन हुआ है उसी एंजाइम से वेक्टर को काट लो, तो सेम एंजाइम से कटिंग हो जाएगी. ठीक है. और इसीलिए आपको मैंने कहा था कि वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारे एंजाइम की साइट हो, पॉलीलिंकर. क्योंकि आपको क्या पता कि आपका डिजायर्ड जीन कौन से एंजाइम से मिलेगा. अलग अलग जीन के लिए एंजाइम भी अलग अलग है. तो अब जिस एंजाइम से आपको जीन मिला उसी एंजाइम की साइट वेक्टर में भी होनी चाहिए, तभी तो वो उससे कटेगा. इसीलिए वेक्टर में बहुत सारे एंजाइम की साइट चाहिए, फिर तब जाके कटेंगे. तो मेंशन जरूर करते हैं, बट ऑलरेडी डिजायर्ड जीन तो कट किया हुआ ही है, बस आप खाली वेक्टर को और काट लीजिए. फिर दोनों को मिक्स करके लाइगेज मिला करके जोड़ देंगे. अब इसको जरा डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा और इजी वे में समझा जाए. जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल. मान लीजिए ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है. प्लाज्मिड वेक्टर का डायग्राम बनाया भी था अपन ने एक. कौन सा था वो? ये सपोज करो एक प्लाज्मिड वेक्टर है, मान लेते हैं PBr322. याद है ना? उसमें कुछ मार्कर जीन और अलग अलग साइट बताई थी. PBr322. ओके. इस PBr322 में आपको दो मार्कर जीन भी बताए थे. कौन कौन से थे? इनके नाम क्या क्या थे? AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. ओके. तो ये तो हमने वेक्टर सेलेक्ट किया है. दूसरा, हमने सेल में से एक डीएनए निकाला है, सेल में से डीएनए आइसोलेट किया है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है. दिस इज सपोज सेल्स डीएनए हैविंग डिजायर्ड जीन. देखिए, मैं पूरा प्रोसेस तो डायग्राम से नहीं बता रहा हूँ, केवल एक आउटलाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये मान लो सेल का डीएनए है जिसमें हमारा जीन है. मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जीन है, व्हाटएवर.
तो सबसे पहले तो हम डिजायर्ड जीन आइसोलेट करेंगे, इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करेंगे, और खाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते ही जीन नहीं मिल जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस होगा, ब्लॉटिंग होगी, ऑटो रेडियोग्राफी होगी, तब जाकर फाइनली हमें क्या मिलेगा, डिजायर्ड जीन। तो वो अंडरस्टूड मान के चलना है कि हमने सारा प्रोसेस किया और उसके बाद हमें मिल गया मान लो ये एक डिजायर्ड जीन। तो ये तो हमें जीन मिला, पहले तो हमने जीन आइसोलेट किया। अब जिस एंजाइम से हमने जीन निकाला उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करें, इस वेक्टर को काट लें। यही तो मैं बता रहा था, ताकि सेम एंजाइम से कटिंग हो जाएगी। मान लीजिए ये एंजाइम वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन में इस जगह काटता है, ठीक है, यहाँ एक साइड थी भी सही, कौन से एंजाइम की साइड, बाम नहीं बोलते हैं उसको, BAM-H1 बाम बना रखा है, इसको क्या झंडू बाम समझाएगी, ठीक है, BAM-H1 एंजाइम। तो सपोज कीजिए कि ये जो एंजाइम है ये BAM-H1 एंजाइम है, मान लीजिए उसी से हमें हमारा वो जीन मिला है, तो उसी से कट करेंगे तो यहाँ कट करेगा। अच्छा साइड तो एक ही है ना, तो एक सिंगल कट लगाएगा, ऐसे सिंगल कट लग जाएगा, यहां से कोई सेगमेंट टूट के नहीं निकलेगा, ये थोड़ा तिरछा कटेगा, ये भी ऐसे, ओके, ये हो गया। अच्छा इसमें देखिए टेट्रासाइक्लिन जीन था, ये कट गया, लेकिन एम्पिसिलिन वाला जीन तो ऐसा सच है ना, ये क्या है, AMPR एम्पिसिलिन जीन। तो वेक्टर को भी कट किया और ये हमने कट करके निकाला। अच्छा ये चीजें मैं कोई आंखों से दिखती नहीं है, ये सब चीजें कल्चर में होती है, सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब ये कल्चर के अंदर हैं। अब इन दोनों के कल्चर को हम मिक्स करेंगे और लाइगेज ऐड कर देंगे, दे आर मिक्स्ड एंड लाइगेज एडेड। अब दोनों के टेस्ट ट्यूब कल्चर को हमने इस बड़ी टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स किया और इसमें मिला दिया लाइगेज। अब देखिए इसके जो फ्री एंड है और इसके जो फ्री एंड से ये क्या रहेंगे, क्योंकि सेम एंजाइम से काट रहे हो तो सेम साइड पर कटा गया, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जब आप इनको मिलाकर लाइगेज डालोगे तो ये वाला इस कट पोर्शन में आकर के लगेगा और फिर लाइगेज से जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ एक सर्कुलर डीएनए मिलेगा वापस से ऐसे, और इस सर्कुलर डीएनए में एक जगह पर हमारा डिजायर्ड जीन अटैच हो जाता है। ये सर्कुलर डीएनए अब क्या कहलाएगा, RDNA। अब देखो यहाँ पर ये एक तो मार्कर जीन है एज यूजुअल, क्या नाम है इसका, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और इस जगह पर हमारा डिजायर्ड जीन जो हमने जहाँ कट किया था उस जगह पर ये जीन अटैच हो गया ऐसे, ये है डिजायर्ड जीन। नाउ दिस डिजायर्ड जीन कंटेनिंग वेक्टर, दिस इज कॉल्ड RDNA। समझ में आया? केवल एक डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दोनों जुड़ेंगे, किस तरह से RDNA बनेंगे, ये जीन इसमें अटैच हो गया। अब एक और चीज देखिए, जब इन दोनों को कट करके मिक्स कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ और क्या होने की चांसेस है, और कुछ हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कॉमन सेंस की बात है, दिखते हुए में दिखनी चाहिए, ये तो हमें दिख रही, क्या और क्या हो सकता है। इसमें आप देखो हमने क्या किया, एक कट लगाया तो इस सर्कुलर डीएनए को अपन ने एक जगह से खोल दिया और अब लाइगेज मिला रहे हैं और ये उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये यहाँ जाके जुड़ जाए। ये खुद नहीं जुड़ सकता है क्या, इसमें से कौन सा कोई हिस्सा निकला थोड़ी है, एक ही तो कट लगा है, ये वापस खुद भी तो जुड़ सकता है। खुद अगर जुड़ेगा इसको बोलेंगे सेल्फ लाइगेशन, और अगर ये खुद से जुड़ गया तो फिर क्या बनेगा, वापस यही बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जहाँ ये दोनों जुड़ रहे हैं वहीं पर ही साथ साथ में एक काम और होगा और ये कहेंगे इसको हम सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन के बाद आपको पहले वाले प्लाज्मिड के जैसा ही वापस एक प्लाज्मिड बना हुआ दिखेगा, यही सेम। इस प्लाज्मिड को बोलेंगे सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड या सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। ठीक है, इसमें कितने मार्कर जीन होंगे, ये वापस जैसे ओरिजिनली लिया था वैसा ही हो जाएगा, दोनों मार्कर जीन, टेट्रासाइक्लिन वाला भी है इसमें और एम्फिसिलिन जीन भी है। ठीक है, हालांकि हमें तो क्या चाहिए था, RDNA, लेकिन हमारे न चाहते हुए भी ये भी बनेगा साथ साथ। आप इसको बनने से ऐसे नहीं रोक पाओगे, तो बनेगा,
लाइगेज मिला रहे हो दोनों को मिला के तो ये भी तो बनेगा। क्या हम इसको बनने से रोक सकते थे? रोक सकते थे। कैसे? एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसके बारे में हमने कहा था कि वो एक सर्कुलर डीएनए को वापस रीसर्कुलर नहीं होने दे। चलो आपके कहने पर हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल दिया तो कोई दिक्कत आएगी या हो जाएगा? अगर हमने यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज किया तो क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए? वो क्या करता है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? फॉस्फेट हटा देगा। तो वो तो सारे डीएनए के टुकड़ों के फॉस्फेट हटा देगा, इसके भी हटा देगा, इनके भी हटा देगा। तो माना कि ये नहीं बनेगा, ये भी तो नहीं बनेगा, वेक्टर डीएनए भी नहीं बनेगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहां हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों काम में नहीं लिया? बिकॉज अगर हम यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज करते तो फिर आरडीएनए भी नहीं बनता। हम यहाँ चाह करके भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज काम में नहीं लेंगे। समझ में आई बात? और अभी तो जो है आरडीएनए और ये दोनों साथ में बनेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ये दोनों रहेंगे। आपको दिखेगा कुछ नहीं बट होंगे इसी में। अब ये कैसे अलग होगा ये आगे बताएंगे, फिलहाल तो दोनों बनेंगे। समझ में आई बात? अच्छा, एक और चीज देखिए, आरडीएनए में टेट्रासाइक्लिन जीन कहां गया? निकाल के बाहर कर दिए, है इसी में। अब ये क्या है, कट गया ना यहां से, तो थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर, ऑलमोस्ट आधा आधा हो गया। अब लेकिन वो ऐसे आधा आधा बट गया तो इसका कोई यूज नहीं है, इट गेट इनएक्टिवेटेड। ओके, एक और विशेष बात यहां पर होती है कि जब कभी हम आरडीएनए बनाते हैं तो अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि वेक्टर के मार्कर जीन में कोई एक आध जीन इस डिजायर्ड जीन के इंसर्शन की वजह से इनएक्टिव हो जाता है, और यहाँ एक नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। डिजायर्ड जीन के इंसर्ट करने पर वेक्टर के मार्कर जीन का इनएक्टिवेशन होना, इसी को क्या बोलेंगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आई बात? यहाँ किसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ? टेट्रासाइक्लिन जीन। अच्छा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बहुत फायदेमंद चीज है, काम की चीज है, ये आगे पता चलेगी आपको अगली स्टेप में। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी होगा, हम खुद चाहेंगे कि हो ताकि हमारे लिए आगे सिलेक्शन में इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरे आरडीएनए बनाने में तीन बातें ध्यान रखनी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज, दोनों को सेम एंजाइम से काटना है, और एंजाइम किसके बेस पे सेलेक्ट करना है? डिजायर्ड जीन। दूसरी चीज, जब आप जोड़ के आरडीएनए बनाओगे तो साथ में सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी बनेगा। और तीसरी चीज, आरडीएनए में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी होगा। क्लियर? तो इस तरह से आरडीएनए बनेगा। एक डायग्राम चाहे तो बना सकते हो, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की डेफिनेशन अलग से भी ध्यान रख लीजिए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अलग ही लिखना है इसको। सो आरडीएनए फॉर्मेशन। अच्छा, आरडीएनए फॉर्मेशन एनसीईआरटी में हमें एक जगह पर क्लियरली मेंशन नहीं है, थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है। बुक में भी इस स्टेप को मार्क करेंगे, स्टेप नंबर 3। पीसीआर वाला तो हो गया था, स्टेप 2। उसके बाद वापस एक देखिए आरडीएनए फॉर्मेशन का कंटेंट कहाँ मिलेगा बुक में। दो तीन जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी। पेज नंबर 202, वापस वहीं चलिए। और 202 में ऊपर ही ऊपर एक टॉपिक था, एक जो हमने 1B पार्ट लगाया था, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन।
उसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ ही रखना है, उसका भी सेकंड पैराग्राफ जो बचा हुआ है ना, उस सेकंड पैराग्राफ में मार्क करेंगे स्टेप नंबर 3, आरडीएनए फॉर्मेशन की ये स्टेप 3 का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि दोनों को जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके ज्वाइन करेंगे लाइगेज से और आरडीएनए बनाएंगे। ठीक है, कुछ लाइंस तो ये लिखी हैं, फिर लिखा हुआ है पेज नंबर 198 पर जाएंगे। 198 पर आपको वो जेल वाला डायग्राम पढ़ाया था, है ना, वो तो स्टेप 1B का पार्ट है। इस पेज के ऊपर की 3 लाइनें जहाँ टॉपिक लिखा हुआ है ना, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, उससे ऊपर 3 लाइन अलग से लिखी हुई है, वो 3 लाइनें पढ़ो ज़रा। इसमें कईयों को वैसे भी कन्फ्यूजन आता है बाद में, ये भी आपकी इस आरडीएनए फॉर्मेशन से रिलेटेड लाइन्स हैं। ये लाइंस कई लोग वापस पूछने आते हैं कि सर आपने तो कहा था दोनों को सेम एंजाइम से काटना पड़ेगा, एनसीईआरटी ने लिखा है कि दोनों को सेम एंजाइम से नहीं काटेंगे, ऐसा लिखा है क्या? पढ़ो जरा वो 3 लाइन जो ऊपर ऊपर लिखी हुई है 198 पेज पर, समझ में आया नहीं आया क्या लिखा है उसमें? क्या ऐसा लिखा है कि दोनों को सेम एंजाइम से नहीं काटेंगे? उसमें लिखा है वो अनलेस करके, मतलब वो थोड़ा वो नेगेटिव वे में आपको डराते हुए बता रहा है कि आप तब तक आरडीएनए नहीं बना सकते जब तक कि दोनों को सेम एंजाइम से नहीं काटें। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ोगे तो समझ में आए, तो वो सेम एंजाइम से काटना एसेंशियल बता रहा है। ओके, तो ये 2-3 लाइन भी आपकी इसी आरडीएनए फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फिर आरडीएनए फॉर्मेशन का एक डायग्राम भी है, थोड़ा सा और पहले की तरफ जाएंगे 196 पेज पर, आई थिंक पेज नंबर 196, एक डायग्राम बना हुआ होगा वहाँ, रेड कलर का डीएनए और एक ब्लैक कलर का डीएनए, ये डायग्राम भी आरडीएनए फॉर्मेशन का, ये डायग्राम इस जगह दे रखा है यहाँ। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, एक रेड डीएनए है जो शायद फॉरेन डीएनए कुछ भी लिखा होगा, और एक वेक्टर डीएनए है। ठीक है, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब ना डिजायर्ड जीन, और एक रेस्ट्रिक्शन साइड भी दिखा रखी है आपको, वो शायद उसकी होगी GAATTC, किसकी साइट है ये? EcoR1 की। ठीक है, और दोनों के साइड पर कटिंग भी दिखाई है, फिर दोनों के फ्री एंड्स को जोड़ते हुए वापस ज्वाइन करते हुए भी बताया है। देख रहा है आरडीएनए फॉर्मेशन, मतलब ये जो हमने इस डायग्राम में ये इतना सा हिस्सा जो है ना यहाँ वाला, ये कि इसका डीएनए और इसका डीएनए दोनों जुड़ रहा है यहाँ इस तरह से, यही दिखा रखा वो डायग्राम में, कैसे दोनों के फ्री एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं और फिर लाइगेज से जुड़ता है। ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको इस जगह मिलेगा 196 पेज पर, थोड़ा सा दे रखा है, इस पूरा डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है इसका। तो ये था हमारा आरडीएनए फॉर्मेशन की स्टेप। तो डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया, फिर हमने इनको एम्पलीफाई किया और जोड़ करके आरडीएनए बनाया। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में आरडीएनए बनना हमारे इस एक्सपेरिमेंट की पहली मेजर सक्सेस मानी जाती है कि आरडीएनए बना लिया, मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। अब दूसरा जरूरी काम क्या रहता है, इस आरडीएनए को हमें होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, अगला काम यही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। अब यहां से थोड़ा काम हमारा और मुश्किल होता जाएगा कि होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए को ट्रांसफर करना इज नॉट इजी जॉब, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखिए, किसी सेल के अंदर डीएनए इंसर्ट करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो सेल में से डीएनए निकालना या वापस इंसर्ट करना दोनों चीज बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने सेल में से डीएनए निकालने के लिए क्या किया था, याद है? सेल का लाइसिस। सेल का लाइसिस करने का मतलब समझे क्या हुआ? हमने सेल को मार दिया और उसमें से फिर प्रोटोप्लाज्म में से डीएनए निकाल। लेकिन जब आप इंसर्ट करोगे तो ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें इस समय सेल को जिंदा रखना है। सेल मस्ट रिमेन अलाइव, और उस लिविंग सेल में आपको डीएनए इंसर्ट करना है। डीएनए बीइंग द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल will not easily and directly enter in the cell. मेम्ब्रेन से इतना बड़ा मॉलिक्यूल ऐसे ही क्रॉस करके तो जा ही नहीं सकता। मेम्ब्रेन का और डीएनए का नेचर भी अलग अलग है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। इस वजह से सीधे सीधे तो डीएनए मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जाएगा ही नहीं, और इसीलिए हमें आरडीएनए को सेल में पहुंचाने में बड़ी मुश्किल होती है।
और जितनी हम सेल या जितने हम आरडीएनए लेते हैं उनमें से थोड़ा बहुत जा पाएगा, और इसके लिए भी आपको कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और अक्सर इसमें हम अपनी होस्ट सेल को भी प्रिपेयर करते हैं टू टेक आरडीएनए। उनको बोला जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, उनका भी कुछ ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो आरडीएनए रिसीव कर सके। कॉम्पिटेंट बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। और ये अलग अलग तरह से की सेल के लिए अलग अलग है। अगर आपको बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करना है तो अलग मेथड है, प्लांट का अलग मेथड है, एनिमल का अलग मेथड है। सेल टू सेल ट्रांसफर के मेथड भी अलग अलग होंगे। हमें अपनी बुक में एनसीईआरटी में 3 तरह की सेल का एक एक मेथड दिया है, एक बैक्टीरिया का, एक प्लांट का और एक एनिमल का। हम तीनों तरह की सेल का एक एक मेथड लेंगे। तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस ट्रांसफर इज डन बाय सेवरल मेथड। ये कई सारे मेथड से किया जाता है, एक सिंगल मेथड नहीं होता। और कौन सा मेथड लेंगे, द मेथड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ होस्ट सेल। हमें एग्जैक्टली जीन कौन सी होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है उसके अकॉर्डिंग मेथड लेना पड़ेगा। तो मेथड, देयर आर मेनी मेथड, बट द मेथड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन बैक्टीरिया। सपोज हमें जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है, तो बैक्टीरिया हमारा होस्ट हो गया। अब बैक्टीरिया में ट्रांसफर का कैसे तरीका रहता है वो हम समझे सबसे पहले। वैसे बैक्टीरिया की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी काम है। अच्छा, बैक्टीरिया को थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। मैंने कहा ना, हर सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल का मतलब कैपेबल होस्ट सेल है। तो जो बैक्टीरिया का हमें जिनमें जीन ट्रांसफर करना उसका कल्चर लेंगे। एंड बैक्टीरियल सेल्स आर इनिशियली ट्रीटेड विद, they are treated with lysozyme and divalent ion. Lysozyme and divalent ion, that is calcium ion. सबसे पहले हम उस बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे। डाइवेलेंट मतलब कैल्शियम आयन। लाइसोजाइम क्या करता है? ऐसे तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस कर देगा और लाइसोजाइम से तो बैक्टीरिया मर ही जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि लाइसोजाइम से बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड होगा। बहुत थोड़ा सा लाइसोजाइम और बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए, ये बड़ा कंट्रोल्ड वे में किया जाएगा ताकि पूरी सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं हो। इसको इस तरह से यूज करेंगे कि सेल वॉल में जगह जगह पर पोर बन जाते हैं, बट पूरी सेल वॉल नहीं हटती। पूरी हटती तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये एक लिमिटेड कंट्रोल यूज होगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस क्रिएट्स पोर्स इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। This creates pores in cell wall of bacteria, and thus the efficiency of bacteria to take rDNA increases. बैक्टीरिया की rDNA लेने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। To take rDNA increases. तो बैक्टीरिया बिकम नाउ कॉम्पिटेंट। हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल में लाइसोजाइम कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट से पोर क्रिएट किया है, तो परफोरेटेड सेल वॉल वाले बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये थोड़ा लिमिटेड और कंट्रोल्ड वे में किया जाएगा तब पॉसिबल होगा। अब इसके बाद हमारे पास में देखो, अब बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल में पोर है, इसका कल्चर है और आरडीएनए अपन ने अलग से बना ही रखा था, वो जो टेस्ट ट्यूब बनाई थी उधर। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अच्छा, दोनों को मिलाने पर ऐसा नहीं होता है कि बैक्टीरिया आरडीएनए पोर से अपने आप अंदर चला जाता हो। ठीक है, यहाँ पर पोर किसने बनाया? लाइसोजाइम ने। और कैल्शियम आयन का क्या काम है, ध्यान रखना, कैल्शियम आयन परमिएबिलिटी बढ़ाता है, डीएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के उसको अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। कैल्शियम आयन पोर नहीं बनाता, पोर कौन बनाता है? लाइसोजाइम। ओके, तो अब क्या दोनों को मिक्स करने पर भी ऐसा नहीं होगा कि आरडीएनए अपने आप सेल में चला जाएगा, ऐसे नहीं जाता, हमें थोड़ा स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको फोर्सफुली इंसर्ट करते हैं
बाय हीट शॉक या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। अचानक से टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन किया जाता है जिसको हीट शॉक भी कहा जाता है, उससे थोड़ी सी चांसेस बनते हैं कि आरडीएनए बैक्टीरिया में चला जाए, उसके बाद भी सब में नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नाउ बोथ मतलब बैक्टीरियल सेल का जो कल्चर है, बैक्टीरियल सेल्स एंड आरडीएनए आर मिक्स्ड and rDNA is forcefully inserted in host or bacteria by heat shock or temperature shock treatment। तो अब किया जाएगा हीट शॉक टेम्परेचर शॉक ट्रीटमेंट, इससे इसको फोर्सफुली इंसर्ट किया जाए। इसमें करना कुछ नहीं होता, टेम्परेचर का सडन चेंज, उसी को हीट शॉक कहते हैं। जैसे ये काम कैसे करते हैं, हम एनसीईआरटी का मेथड देखिए, बैक्टीरिया एंड आरडीएनए दोनों को मिक्स करके एंड प्लेस्ड इन आइस, इनको हम आइस में रख देते हैं, इसके कल्चर को आइस मीन्स ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर रख देते हैं। तो क्या किया, दोनों को, ये जो सेल वॉल जिसमें परफोरेशन किए हैं, बैक्टीरिया को और आरडीएनए को मिला करके आइस में, उसके कल्चर को आइस में रख देते हैं 0 डिग्री पर। अब ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पर है एंड ऑल ऑफ सडन इनको हाई टेम्परेचर पर शिफ्ट करते हैं। Suddenly they are shifted at high temperature। अचानक से इनको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, ऑल ऑफ सडन ऑफ अराउंड 42 डिग्री। 42 डिग्री के हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, यहां भी ज्यादा देर नहीं रखेंगे, तुरंत वापस आइस में ले आएंगे, इमीडिएटली प्लेस्ड बैक इन आइस, वापस इसको 0 डिग्री पर आइस में इमीडिएटली ले आते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट शॉक टेम्परेचर शॉक। क्या किया अपन को समझ में आया इसमें, दोनों को मिला के 0 डिग्री पर रखा, अचानक से 42 पर ले गए और तुरंत वापस आइस में 0 डिग्री पर ले आए। तो एकदम से लो से सडनली हाई टेम्परेचर पर गए और वहां से वापस सडनली लो टेम्परेचर। तो ये जो आप टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन करते हैं, इसी को हीट शॉक कहते हैं, टेम्परेचर शॉक। अच्छा, इससे होता क्या है, जैसे एकदम 0 डिग्री से जब आप 42 डिग्री पर एकदम से टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी लिक्विड कल्चर में, लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो थोड़ा मूवमेंट जनरेट होगा कि नहीं, मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो एकदम आप 0 से 42 पर लाओगे, मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो वो जो आरडीएनए भी मूव करेंगे थोड़ा सा, और इस दौरान मूवमेंट में हो सकता है ये आरडीएनए पोर के थ्रू सेल के अंदर चले जाएं और वापस हम 0 डिग्री पर ले आते हैं। तो ये जो सडन चेंज होता है, इससे एक तो मूवमेंट जनरेट होता है और साथ में जो पोर भी होते हैं वो भी थोड़े वाइड हो जाते हैं और थोड़े वाइड हो जाते हैं। तो इससे जो है आरडीएनए को जाना ईजी हो जाता है। हालांकि यहाँ हम जितनी सेल लेंगे और जितने आरडीएनए लेंगे, कोई एक एक नहीं लेते हैं, बहुत सारे लेंगे, उनमें से थोड़े बहुत सेल के अंदर ये आरडीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, कईयों में तब भी नहीं होता। कभी भी 100% ट्रांसफर तो होगा भी नहीं। अब किसमें आरडीएनए चला गया और किसमें नहीं गया ये अपन बाद में अलग करेंगे, बट ट्रांसफर करने का बैक्टीरिया का मेथड ये रहता है, ये ध्यान होना चाहिए। तो अगर हमारी होस्ट सेल बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर का सिंपल मेथड, इसको कहा जाता है लाइसोजाइम हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो लाइसोजाइम से पोर क्रिएट करते हैं, कैल्शियम आयन भी यूज करते हैं और फिर लास्ट में हीट शॉक से हम आरडीएनए इंसर्ट करते हैं। बात समझ में आई? मेथड ध्यान रखना, ये अलग अलग पूछे जाएंगे, ये सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बैक्टीरिया का तो ये मेथड है। अच्छा, बैक्टीरिया तो यूनिसेल्युलर है, तो खुद ही ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया की सेल में ट्रांसफर करने के बाद क्या हमें ऑर्गेनिज्म बनाना पड़ेगा? नहीं, वो तो खुद ही ऑर्गेनिज्म है, तो बस बैक्टीरिया का तो फिर कल्चर कर लो, हो जाएगा काम। तो ये तो मेथड है बैक्टीरिया का।
अब सपोज करो अगर हमें बैक्टीरिया की बजाय किसी और होस्ट सेल में, प्लांट सेल में ट्रांसफर करना रहा तो क्या करेंगे? सेकंड जो मेथड है दैट इज ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल्स। अब मान लीजिए हमारी होस्ट जो है वो प्लांट सेल है, हो गया सबका यहां तक बैक्टीरियम। प्लांट में जब भी अगर हमारा एम प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो हम शुरू से इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्लांट में भेजना है तो हम वेक्टर भी उसी अकॉर्डिंग लेंगे। प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए हमें एक बहुत अच्छा बेहतरीन वेक्टर मिला है जो खुद ही काम करता है, और इसीलिए प्लांट में जीन ट्रांसफर उस वेक्टर की वजह से कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पर जो वेक्टर मैंने आपको बताया भी था, प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर रहता है? टीआई प्लाज्मिड। सो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट इज कॉमनली डन बाय टीआई प्लाज्मिड। मेनली तो यही काम आता है, कभी कभी एक और है आरआई प्लाज्मिड भी काम आ सकता है, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड वेक्टर। तो प्लांट अगर हमारा होस्ट है तो प्लांट में तो हम इन दोनों में से कोई सा भी वेक्टर लेंगे, मोस्टली हम लेंगे टीआई प्लाज्मिड, ये मेनली काम आता है। ये दोनों वैसे प्लाज्मिड हैं लेकिन ये प्लांट में जीन ट्रांसफर करते हैं और ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं, और ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है। टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बैक्टीरिया, फ्रॉम बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। आरआई प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, ये है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, दोनों की स्पीशीज अलग अलग है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, और दोनों जो है प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। दिस बैक्टीरिया कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकॉट प्लांट। डाइकोटिलिडन प्लांट्स में ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करते हैं, बट सिर्फ डाइकॉट में ही कॉज करेंगे, नॉट इन मोनोकॉट। ये मोनोकॉट में डिजीज नहीं करते हैं, सिर्फ डाइकॉट में करते हैं। राइजोजीन्स भी डिजीज कॉज करता है, इट कॉजेज हेयरी रूट डिजीज इन प्लांट्स। ये डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में कॉज करता है, हेयरी रूट डिजीज इन प्लांट। लेकिन हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो टीआई प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, जो प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। तो पहले तो इस प्लाज्मिड और इसके बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है। जीन ट्रांसफर में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले तो ये टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, एक्चुअली ये नेचुरल बैक्टीरिया के नेचुरल प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, से बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखने हैं, और ये डिजीज और कॉज करते हैं क्राउन गॉल डिजीज। हम बात करेंगे मेनली टीआई प्लाज्मिड की। टीआई प्लाज्मिड जो है ना, टीआई का क्या मीनिंग जानते हैं? टीआई मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एक्चुअली इसके अंदर एक जीन होता है टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, और ये प्लाज्मिड या उसका जीन प्लांट में ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर वैसे नॉर्मली किस डिजीज में बनते हैं? कैंसर में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, कैंसर प्लांट में भी होता है। तो ये जो क्राउन गॉल डिजीज है ये एक्चुअली प्लांट का कैंसर है, इसमें बड़े बड़े ट्यूमर बनते हैं। क्राउन जो होता है, क्राउन इज द शेप, मुकुट जैसे, क्राउन जानते हैं सिर पर लगा, ऐसे बड़े बड़े मुकुट जैसे क्राउन शेप के गॉल बनते हैं। गॉल इज द अनदर नेम ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर वर्ड एनिमल के लिए यूज होता है, प्लांट में ट्यूमर को क्या बोलते हैं? गॉल, GALL। तो क्राउन शेप के बड़े बड़े गॉल या बड़े बड़े ट्यूमर बनते हैं इस डिजीज में। ये प्लांट का एक कैंसरस डिजीज है, और इस ट्यूमर वाली जगह से ही प्लांट अल्टीमेटली टूट के खत्म हो जाता है। तो ये एक नेचुरल डिजीज है ये प्लांट की। ऐसे ये हेरी रूट डिजीज है, इसमें रूट इनिशिएट, रूट बहुत ज्यादा बनती है। खैर हमारे ज्यादा काम तो ये आता है। अब इस डिजीज को जब हमने वर्कआउट किया तो हमें बड़ी अजीब बात पता चली।
देखिए, ट्यूमर बनाने वाला या ट्यूमर बनवाने वाला जीन तो प्लाज्मिड में है। प्लाज्मिड किस में है? बैक्टीरिया में। तो ट्यूमर बनाने वाला जीन तो बैक्टीरिया के पास है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्यूमर बन किस में रहा है? प्लांट में। तो ये हमें काफी टाइम तक समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है, जीन तो बैक्टीरिया के पास है और ट्यूमर प्लांट बना रहा है, तो आखिर हो क्या रहा है? जब इस डिजीज को पूरा स्टडी किया तो हमें पता चला एक बड़ी खास बात कि ये बैक्टीरिया जैसे ही प्लांट में अंदर जाता है, अंदर जाते ही पहला काम क्या करता है? अपने ही टीआई प्लाज्मिड का टीआई जीन खुद ही निकालता है और प्लांट के डीएनए में फिट कर देता है। देयर इज ए नेचुरल जीन ट्रांसफर। टीआई जीन फ्रॉम प्लाज्मिड इज ट्रांसफर टू प्लांट जीनोम, और जैसे ये टीआई जीन प्लांट के जीनोम में जाके लगता है, प्लांट में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है और ट्यूमर बन जाते हैं। और वो जो सेल है वो अब प्लांट के कंट्रोल में नहीं रहती, वो बैक्टीरिया के कंट्रोल में रहती है और सारा काम बैक्टीरिया के लिए करती। उस ट्यूमर में फिर बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं। तो एक डिजीज है एक्चुअली। लेकिन इसमें हमें एक काम की बात क्या नजर आई कि बैक्टीरिया तो खुद ही जीन ट्रांसफर करता है, तो क्यों ना अगर हम ऐसा करें कि इस टीआई जीन को काट के अपना डिजायर्ड जीन लगा दें, तो इससे दो फायदे होंगे। समझे क्या क्या? बैक्टीरिया इसको टीआई जीन समझ के ट्रांसफर कर देगा, तो ट्रांसफर आराम से हो गया और डिजीज और नहीं होगी, क्योंकि अपन ने काटा किसको? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका होगा? टीआई जीन का होगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जब से हमें टीआई प्लाज्मिड के बारे में पता चला, प्लांट में जीन ट्रांसफर ज्यादातर इसी से किया है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हम बस खाली अपने जीन को लगा दें टीआई जीन की जगह, बाकी तो काम सारा बैक्टीरिया खुद ही कर लेता ट्रांसफर का। तो ये इजी वे में हो जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को इसीलिए कई लोग एक निक नेम देते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है, बिना डिग्री का इंजीनियर है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ओके, बिकॉज naturally it transfers its own gene to the bacteria, to the plant genome. तो इस बैक्टीरिया के अंदर प्लांट की सेल को, एक नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल में बदलने की एबिलिटी है, अपना जीन ट्रांसफर करके ये करता है। हम इसकी इसी नेचुरल एबिलिटी को यूज करते हैं। टीआई प्लाज्मिड की वर्किंग को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा कि टीआई प्लाज्मिड आखिर काम कैसे करता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड in short, ये प्लाज्मिड की तरह ही एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसमें एक यहां पर टीआई जीन होता है। ये टीआई जीन, अब इसको एक बार समझिएगा पहले। देखिए, यहां से ये टीआई जीन प्लांट में जाता है, भेजा जाता है, लेकिन अकेला टीआई जीन नहीं जाता है। टीआई जीन के आसपास का थोड़ा सा और डीएनए तोड़ के ले जाएंगे। इस पूरे डीएनए को जो ट्रांसफर होगा इसको बोलेंगे टी डीएनए। कंप्लीट डीएनए सेगमेंट जो ट्रांसफर होगा उसका क्या कहेंगे? टी डीएनए। इस टी डीएनए में अंदर क्या है? टीआई जीन। लेकिन ये इस प्लाज्मिड से तब निकलेगा जब प्लाज्मिड के अपोजिट साइड में एक और रीजन होता है, ये काम करेगा। ये कहलाता है VIR रीजन, इसको कहते हैं वायरुलेंस रीजन। VIR रीजन या वायरुलेंस रीजन। जब ये रीजन एक्टिव होता है तो ये इस टी डीएनए को निकलने में हेल्प करता है। इसका मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं कैसे होता, बट देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवनेस। और ये जो VIR रीजन है ये किस चीज का बना है? इट कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट ऑपेरॉन्स। ऑपेरॉन ध्यान है, इसमें 6 ऑपेरॉन होते हैं ये अलग अलग, और इनको A, B, C, D, E और G बोला जाता है। इसके अंदर है 6 ऑपेरॉन। अगर आपको वायरुलेंस जीन एक्टिव करना है तो वास्तव में किसको एक्टिव करना है? ऑपेरॉन को। ऑपेरॉन एक्टिव होंगे तो रीजन एक्टिव हो जाए। अब ये ऑपेरॉन कैसे एक्टिव होता है?
ऑपरॉन हमेशा इंड्यूसर से एक्टिवेट होते हैं, ध्यान है, दीज ऑपरॉन्स आर एक्टिवेटेड बाय एन इंड्यूसर, ये एक इंड्यूसर से एक्टिवेट होगा और इस इंड्यूसर का नाम ध्यान रखेंगे, इंड्यूसर नोन एज एसिटोसिरिंगोन, एसिटोसिरिंगोन ये इंड्यूसर है। तो ये कंपाउंड इन ऑपरॉन को और इन वायरुलेंस को एक्टिवेट करेगा। और देखिए ये एसिटोसिरिंगोन कहाँ होता है, तो ये एक नेचुरल कंपाउंड है, इट इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट सेल्स, ये हमेशा हमें डाइकोट प्लांट की सेल्स में मिलेगा, बट एब्सेंट और नॉट फाउंड इन मोनोकोट। अब हमें अपने आप समझ में आता है कि डिजीज डाइकोट में ही क्यों होती है, मोनोकोट में क्यों नहीं होती। समझ में आ रही बात। अब देखो कुल मिलाकर करना क्या है, ये डिजीज तभी डेवलप होगी जब टीडीएनए ट्रांसफर होगा प्लांट में। टीडीएनए ट्रांसफर कब होगा, जब वायरुलेंस रीजन एक्टिव होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, वायरुलेंस रीजन एक्टिव कब होगा, जब उसके ऑपरॉन एक्टिव होंगे। ऑपरॉन एक्टिव कब होगा, जब उसे इंड्यूसर मिलेगा, और इंड्यूसर कहाँ मिलेगा, डाइकोट प्लांट में मिलेगा, मोनोकोट में नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये बैक्टीरिया डाइकोट और मोनोकोट दोनों में इन्फेक्शन करता है, ये पहचानता थोड़ी है प्लांट को, ये तो दोनों में इन्फेक्शन करता है। लेकिन डाइकोट में अंदर जाते उसको एसिटोसिरिंगोन मिल जाता, मोनोकोट में नहीं मिलता। तो मोनोकोट में तो कुछ होता ही नहीं है, ये मर जाता है। लेकिन डाइकोट में एसिटोसिरिंगोन से इसका वायरुलेंस जीन एक्टिव हो जाता है और फिर ये अपने टीडीएनए को प्लांट में ट्रांसफर कर देता है और उससे प्लांट में डिजीज होने लग जाती है। समझ में आई कुछ बात। तो इसका मतलब ये जो वायरुलेंस रीजन है ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये जब एक्टिव होता है, व्हेन इट गेट एक्टिवेटेड, it helps in transfer of tDNA in plant genome। ये tDNA को प्लांट जीनोम में ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो टीआई जीन प्लांट में आ गया, और टीआई जीन इन प्लांट इंड्यूसेस ट्यूमर फॉर्मेशन, और ये प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन इंड्यूस करेगा और डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो ये इस टीआई प्लाज्मिड की नेचुरल वर्किंग है कि ये कैसे काम करेंगे। अब अगर हम इसको एज ए वेक्टर यूज करना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, ये टीआई जीन जो है ना, इसी को कट करके इसी में क्या लगा देंगे, डिजायर्ड जीन। तो ये टीआई, ये तो नेचुरल चीज होगी जो वो काम करता है। अब बायोटेक में क्या किया जाता है, टीआई जीन में इसके अंदर डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया जाता है, डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड। तो इससे टीआई जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। क्या ये प्लाज्मिड अब हार्मफुल रहा, क्या ये डिजीज कॉज करेगा। अक्सर यही होता है कि जो पैथोजन के जो डीएनए होते हैं ना, जो यूजुअली हम में डिजीज कॉज करते हैं, उनको भी हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। बस उसमें करना ये है कि जो डिजीज कॉज कर रहा है उसी जीन को काट दो, ताकि ये सिर्फ वेक्टर की तरह काम आएगा। और इस तरह के जो प्लाज्मिड हैं जो ये हार्मफुल नहीं है, अब इनको कहा जाता है डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। Such type of plasmid which are not harmful now are known as disarmed plasmid। तो हम जितने भी पैथोजन हैं उनके डीएनए को डिसआर्म्ड करेंगे, मतलब उसको हार्मफुल नहीं, हार्मलेस बनाएंगे और उसके बाद यूज करेंगे।
सो टीआई प्लाज्मिड के इस यूज से बहुत सारे प्लांट में हम अब तक जीन ट्रांसफ़र कर चुके हैं. एग्जाम्पल्स आगे आएंगे वैसे एप्लीकेशन वाले चैप्टर में. सो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट मेथड. और प्लांट में जीन ट्रांसफ़र करना एक तो टीआई प्लाज्मिड की वजह से थोड़ा इजी हो गया. प्लांट में एक चीज़ का और आराम है. देखिए बैक्टीरिया तो चलो यूनिसेलुलर था, वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाना. बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र हुआ, काम हो गया. प्लांट और एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर मैंने आपको बताया था कि सेल में जीन ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है. तो आपने यहाँ पर ये टीआई प्लाज्मिड से भी जीन ट्रांसफ़र किया तो सेल में ना. अब उस प्लांट की सेल को वापस प्लांट को ले जाके नहीं देंगे, बल्कि उस प्लांट की सेल से नया प्लांट बनाएंगे, पूरा क्रिएट करेंगे. और प्लांट में एक चीज़ का बड़ा आराम है कि प्लांट की सारी सेल टोटीपोटेंट होती है. टोटीपोटेंसी याद है? एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, टोटीपोटेंसी. अब प्लांट में एक चीज़ का आराम है कि आप प्लांट की कोई सी भी सेल में जीन ट्रांसफ़र कर दो, सारी लिविंग सेल टोटीपोटेंट है. आप आराम से टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले सेल डिवाइड होगी, कैलस बनेगा, फिर उसमें रूट, स्टेम, लीफ, पूरा प्लांट टेस्ट ट्यूब में बना सकते हो. तो अगर आपने एक प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र कर लिया तो उससे पूरा नया प्लांट बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट. उसकी हर सेल में वो जीन होगा क्योंकि उसी एक सेल से बनाया अपन ने. अब एनिमल में देखिए दोनों ही दिक्कत है. एनिमल में जीन ट्रांसफर सबसे मुश्किल है. एनिमल के अंदर ध्यान रखना, एक तो सबसे बड़ी बात है ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो खुद ही काम कर रहा हो. एनिमल में टीआई प्लाज्मिड जैसा अच्छा वेक्टर नहीं है. एनिमल में ले दे करके एक रिट्रोवायरस है बस. इसलिए एनिमल में अब तक सबसे कम जीन ट्रांसफर हुआ है. एक तो वेक्टर की प्रॉब्लम है और दूसरा एनिमल में इससे बड़ी प्रॉब्लम है टोटीपोटेंसी, क्लोनिंग की. एनिमल इतना इजीली क्लोन नहीं होते. अगर मान लो आपने किसी तरह से एक एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर कर भी दिया तो उस एक एनिमल सेल से पूरा नया एनिमल नहीं बना पाओगे. थोड़ी बहुत सेल ही वहां पर टोटीपोटेंट है. प्लांट में जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं तो हमें यह ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि हम कौन सी सेल में ट्रांसफर करें. किसी में भी ट्रांसफर कर दो, प्लांट बन जाएगा. एनिमल में जीन ट्रांसफर में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सेल में जीन ट्रांसफर करें. वो टोटीपोटेंट होनी चाहिए. एनिमल की हर सेल टोटीपोटेंट नहीं होती. तो सबसे डिफिकल्ट जीन ट्रांसफर किस में रहेगा? एनिमल में. तो एनिमल्स जीन ट्रांसफर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पर हमें वेक्टर भी लिमिटेड मिलेंगे, सेल भी लिमिटेड होगी. एंड दिस ट्रांसफर इज कॉमनली डन इन सम टोटीपोटेंट सेल. अब कौन सी टोटीपोटेंट सेल होती है एनिमल में जिससे कि हम पूरा एनिमल बना लें? स्टेम सेल्स तो चलो ठीक है. और नेचुरल सेल बताओ. जो जर्मिनल सेल्स होती है ना, जिससे फिर फाइनली जाइगोट बनता है. जाइगोट इज द बेस्ट टोटीपोटेंट सेल. उस एक सेल जाइगोट तो अकेला हमेशा पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है. तो बेस्ट आप जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल भी ले सकते हो. जाइगोट जब डिवाइड होता है तो 8 सेल्ड स्टेज तक की सेल्स काम आ सकती है. पढ़ा होगा ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो ये जो किया जाता है इन्हें नेचुरल टोटीपोटेंट सेल लाइक जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स. जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में ही जीन ट्रांसफर करेंगे, एनिमल में हर किसी सेल में नहीं करेंगे. और वेक्टर भी लिमिटेड है. एनिमल्स में जो जीन ट्रांसफर है इट इज कॉमनली डन बाय सम वेक्टर. कुछ वेक्टर होते हैं जिनसे कर सकते हैं. वेक्टर लाइक रिट्रोवायरस. रिट्रोवायरस जैसे वेक्टर हो सकते हैं. और कभी कभी तो वेक्टर नहीं होते हैं तो बिना वेक्टर के वेक्टरलेस मेथड से भी जीन ट्रांसफर करते हैं. अब ये वेक्टरलेस मेथड क्या है ये मैं आगे बताऊंगा. अगर कभी कोई वेक्टर ही नहीं मिले तो बिना वेक्टर के भी जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो छोड़ दो. जहां मैं समझा रहा हूं वो पढ़ो. खाली लिखने के लिए नहीं बैठे हैं, मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. नोट्स बनाने के लिए नहीं बैठे हो. बुक में मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है. ठीक है, आप लिखवा रहे हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनिमल ट्रांसफ़र, तो फिर क्या समझ में आएगा. अगर हमारी स्पीड स्लो है तो छोड़ दीजिए, जितना हो जाए बाद में कवर कर लेना उसको. ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं है. मेरी आदत है लिखने की, आपकी नहीं हो कोई बात नहीं, मत लिखिए अगर आप याद रख सकते हो. तो यहाँ पर रिट्रोवायरस एक इम्पॉर्टेंट है या फिर वेक्टरलेस मेथड.
वेक्टरलेस का मतलब क्या है? बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर। ये अलग तरीके हैं, और वैसे तो हम पहले कोशिश तो यही करेंगे कि वेक्टर से ले जाएं, बेस्ट वही होता है। कुछ नहीं मिले वेक्टर तो एक लास्ट ऑप्शन है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ होता कैसे, देखिए एनिमल में एक प्रॉब्लम और है। जैसे प्लांट में आपने टेस्ट ट्यूब में एक सेल से पूरा प्लांट बना सकते हो, बनते हुए देख सकते हो, रूट, स्टेम, लीफ। क्या एनिमल टेस्ट ट्यूब में बनते हैं? क्यों, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं पढ़ा है? उसमें क्या बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनते? टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? एक टर्म होती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको अगर एनिमल क्लोनिंग करनी है तो IVF यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल सीधा कोई कंटेनर में नहीं बनता। एक पर्टिकुलर स्टेज पर आपको एनिमल को फीमेल यूटेरस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सरोगेट मदर आपने नाम सुना हो, तो वही चीज यहाँ काम आएगी। अब इसमें क्या करते हैं देखो, पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक काम में लेंगे। मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बना, इसी जाइगोट में हम जीन ट्रांसफर करेंगे। ये जो लिखा है जाइगोट में, तो इस जाइगोट के अंदर हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करेंगे। अब यहां चाहे वेक्टर, बिना वेक्टर, जो भी मेथड है, डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड, और ये जाइगोट ट्रांसजेनिक बनाया जाएगा। डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करेंगे। अब इसके बाद में आगे जो फर्दर ये डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, और एक पर्टिकुलर स्टेज पर इस एम्ब्रियो को इट इज इम्प्लांटेड इन सरोगेट मदर। पढ़ा है ना IVF का प्रोसेस? इसको सरोगेट मदर में ट्रांसफर करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। अब सरोगेट मदर से देयर विल बी द बर्थ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो IVF वाला जो मेथड है वही यहाँ जीन ट्रांसफर में काम आएगा। ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना, क्या ये ट्रांसजेनिक कहा जाए? क्या इसकी बॉडी की हर सेल में वो जीन है जो हमने भेजा? क्योंकि हमने ट्रांसफर कब किया है? जाइगोट में। तो इसके अंदर इसके हर सेल में वो जीन होगा जो हमने ट्रांसफर किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। इसको कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल या GMO। ठीक है, तो एनिमल में हमें थोड़ा सा सेल की टोटिपोटेंसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो वेक्टरलेस मेथड भी है, वेक्टर वाले रिट्रोवायरस लाइक मेथड भी है। तो रिट्रोवायरस पर क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखें। तो यहाँ हम IVF टेक्निक फॉलो करेंगे और उससे जो है ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करेंगे। थोड़ी इनडायरेक्ट क्लोनिंग होती है, प्लांट्स में होती है डायरेक्ट क्लोनिंग, की प्लांट सीधे सीधे टेस्ट ट्यूब में बन जाते हैं। एनिमल में क्लोनिंग हमेशा इनडायरेक्ट होती है, सरोगेट मदर के थ्रू बर्थ होगा तब वो क्लोन बनता है। इसी तरह के मेथड से जो थोड़ा बहुत भी एनिमल में जीन ट्रांसफर हुआ है वो सब इसी IVF मेथड से ही हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाया था, एक्सपेरिमेंटल तौर पर बनाया गया था फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, ये एक माउस था। इट वाज अ माउस। इसमें एक जीन ट्रांसफर किया गया था, ग्रोथ हार्मोन जीन, माउस इन विच ग्रोथ हार्मोन जीन्स वर ट्रांसफर्ड। ये तो खैर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल बेस पे बनाया था, ये सक्सेसफुल भी रहा था। सेम इसी मेथड से बनाएंगे। माउस में ग्रोथ हार्मोन का जीन ट्रांसफर किया। अब माउस में ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन जीन था, एक और हमने बाहर से ट्रांसफर कर दिया। तो इस माउस के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि 2 जीन हो गए उसके पास। तो इस माउस के नॉर्मल माउस के कंपैरिजन में साइज बढ़ गई। ये लार्ज साइज का माउस बना, और इसकी साइज इंक्रीज होने पर इस माउस का नाम दिया गया, दिस वाज नोन एज सुपर माउस। केवल सुपरमैन ही नहीं होते हैं, सुपर माउस भी होते हैं। So this transgenic animal, this mouse was known as super mouse.
और सुपर माउस में और कोई सुपीरियरिटी नहीं थी, सिंपली उसकी साइज ज़्यादा थी। नॉर्मल माइस के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट डबल साइज का था, और साइज बढ़ना इस बात का कंफर्मेशन था कि ग्रोथ हार्मोन जीन जो हमने भेजा वो उसमें काम कर रहा है, तभी तो साइज बढ़ी, ग्रोथ बढ़ गई उसकी, सुपर माउस बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो खैर एप्लीकेशन की चीज़ें हैं, आगे और आएंगी। तो हमने 3 तरह की सेल्स का आपको एक एक मेथड बताया है। एक मेथड हमने बैक्टीरिया का लिया, लाइसोजाइम हीट शॉक मेथड। दूसरा हमने प्लांट का टीआई प्लाज्मिड वाला मेथड, और तीसरा एनिमल का जो आईवीएफ के थ्रू चलेगा, क्लोनिंग वाला ये मेथड। तो अब डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा एनिमल है, प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग हम जीन ट्रांसफ़र के अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। चलिए, ट्रांसफ़र में भी वेक्टरलेस ट्रांसफ़र पर और बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।